सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं दी जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें भाग 3। हम लोगों ने इस पर पीछे ही 3 क्लास हो चुका है। यूं समझिए कि आज यह चौथी कक्षा है। आज यह चौथी कक्षा। जो पहली कक्षा हुई थी वह बृहत पराशर पुराण शास्त्र के द्वादश भाव विचाराध्याय के लग्न भाव के फलादेश के नियमों को हमने समझा था। उसके बाद में 2 कक्षाएं और अलग से हुई थी। आज की कक्षा में भी हम लोग कुछ पूर्व के कक्षाओं में जो हम लोगों ने पढ़ा है या अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका सारांश लग्न कुंडली पर प्रथम भाव के लिए हम लोग कैसे लगाएंगे और क्या फल मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग ढेर सारे विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का भी लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की भी कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस समूह में शामिल होना चाहते हैं तो उस समूह में भी शामिल हो सकते हैं। अब सबसे पहला सूत्र लग्न से हम अपने शरीर के गठन इत्यादि की भी चर्चा करते हैं, यानी कि अपने शरीर के सभी विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग लग्न भाव से चर्चा करते हैं। यदि लग्नेश, पहला सूत्र, यदि लग्नेश नौमांस कुंडली में अपनी ही राशि में हो, यदि लग्नेश नौमांस कुंडली में अपनी ही राशि में हो। अब इसको यहां पर तो देखा जाए, लग्नेश चंद्रमा है, तो अगर नौमांस में भी होंगे अपने स्वराशि में तो उनकी तो एक ही राशि है, ये तो वर्गोत्तम हो गए और अच्छा होगा। अगर कोई दूसरा ही लग्न हो, अगर मान लिया जाए यही D9 इसे माना जाए, D1 अगर इसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अगर D1 इसे मान लेते हैं, D9 इसे मान लेते हैं, तो अब लग्न में धनु राशि हो गई, लग्न में धनु राशि हो गई। अब लग्नेश नौमांस कुंडली में, यहां भी संयोग से देखिए धनु राशि में है, या अपने मीन राशि में भी अगर यहाँ पर हो, स्व नौमांस में हो, यानी कि अपनी ही राशि के नौमांस में हो, नौमांस कुंडली में, और लग्न कुंडली में वह सुभग्रह से युक्त हो, लग्न कुंडली में वह सुभग्रह से युक्त हो। इस सूत्र को दूसरे कायदे से भी समझ सकते हैं कि यदि लग्नेश लग्न कुंडली में किसी भी भाव में सुभग्रह से युक्त हो, लग्नेश लग्न कुंडली में शुभ युक्त हो या शुभ प्रभावित हो, एवं नौमांस कुंडली में लग्नेश अपनी ही राशि में हो, वर्गोत्तम अलग बात है और अपनी राशि में होना अलग। अब यही अगर इसी लग्न की बात माने तो धनु लग्न अगर हो गया और लग्नेश अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो नौमांस कुंडली में भी यहाँ बैठ जाते हैं तो ये वर्गोत्तम कहे जाएंगे, लेकिन स्व नौमांस नहीं हुआ ना, यह स्व नौमांस हुआ या वर्गोत्तम होगा। जैसे गुरुदेव मान लिए कि धनु लगन का कुंडली है, हाँ, और उसमें चंद्रमा बैठे हैं, तो नौमांस में भी धनु लगन में चंद्रमा बैठेंगे तब तो वर्गोत्तम होगा। नहीं, ये धनु लग्न नहीं है, ये D9 हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको D1 हमने बनाया है, लग्न इसको माने। लग्न जो भी हो, जिस मान लिए कि मेखे लगन है, मेख लगन में अगर मंगल
बैठे हुए हैं, तो नौमांस में मेष लग्न में बैठेंगे तभी तो वर्गोत्तम होगा। हाँ, तभी वर्गोत्तम होगा, और वह तो वर्गोत्तम एवं स्व नवमांस दोनों हो गया। दोनों हो गया। दोनों लेकिन अगर लग्न में मेष राशि हो गया और नवमांस में अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो रहा है, तब तो स्वराशि का हो गया नवमांस। हाँ, स्व नवमांस का हो गया, वर्गोत्तम नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर यहीं पे अगर मान लिया जाए, पुनः इसी चीज को, जो सूत्र हम लोग पढ़े खूब बढ़िया से समझते हुए चले, अगर मान लिया कि यहीं लग्न कुंडली, यहाँ पर मेष राशि है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो, मंगल देव कहीं भी बैठे हो, मंगल देव कहीं भी बैठे हो। कहीं भी बैठे हो, मान लीजिए लग्न में ही बैठ गए और नवमांस कुंडली में भी अगर यहाँ पर बैठ गए, तो यह स्व नवमांस भी हो गया और वर्गोत्तम भी हो गया। जी जी। अगर यही मंगल देव यहाँ भी बैठते हैं तो यह स्व नवमांस ही हुआ, लेकिन वर्गोत्तम नहीं हुआ। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुदेव। तो सूत्र यह है कि लग्नेश लग्न कुंडली में शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ प्रभावित हो लग्न कुंडली में, और नवमांस कुंडली में लग्नेश अपने स्व राशि का हो, तो व्यक्ति का जीवन सामान्यतः अच्छा जाता है। स्वस्थ होता है, निरोगी जीवन जीता है व्यक्ति। जी जी। ऐसे देख करके आप फलादेश कर सकते हैं, हम लोग भी करते हैं हमारे गुरुजनों का। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यह भी पढ़ा है कि लग्नेश कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, लग्नेश कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए, निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, और लग्न में भी पापग्रह हो, अगर यहीं पे चंद्रमा है, अपने स्वराशि का ही क्यों ना हो, सूर्यदेव यहाँ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निर्बली हो गया कि नहीं हुआ? जी हो जाएगा। छीन चंद्रमा हो गया, निर्बली हो गया। एवं यदि पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो लग्न पर पापग्रह की भी दृष्टि पड़ गई, लग्नेश भी छीन हो गया, निर्बली हो गया, खराब हो गया। तो यदि लग्न पर पापग्रह की दृष्टि पड़े या लग्न में पापग्रह हो और लग्नेश भी निर्बली हो, तो शारीरिक सुखों की कमी होती है। किस चीज की कमी होती है? शारीरिक सुखों की कमी होती है। शारीरिक सुखों की कमी होती है। या यह कहा जा सकता है कि पर्सनालिटी का बनावट अच्छा नहीं हो सकता है। नहीं सर। अब आते हैं जो संहिता शास्त्रों में देखने को मिलता है, लग्नेश आपके किस भाव में बैठे हुए हैं यह देखें। अगर यही लग्न कर्क लग्न का है और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए, तो लग्नेश का राशि कौन होगा? लग्नेश का राशि चंद्रमा में हो गुरुदेव। लग्न कर्क लग्न का हो, यह कुंडली हो गया, और चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाएगा, तो लग्नेश का राशि कौन होगा? तुला। लग्नेश का राशि, लग्नेश जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी। लग्नेश का राशि शुक्र हो गया, अभी भी नहीं स्पष्ट हुआ। लग्नेश का राशि, अगर यही कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्रमा अगर दसम भाव में बैठ जाएगा, तो लग्नेश का राशि कौन हो जाएगा? मुझे क्या पता। मंगल। मंगल हो गया। अगर लग्नेश कर्क लग्न की कुंडली है, अगर चंद्रमा आठवें भाव में बैठ जाएगा, तो कौन सा राशि हो गया? फिर शनि शनि हो जाएगा।
तो अब यह देखें कि आपके लग्न कुंडली का राशि कौन ग्रह है। क्या वह ग्रह कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में है। यदि लग्नेश का राशि छठे, 8वें, 12वें भाव में होता है तो व्यक्ति सामान्यतः दुबला पतला होता है। भले मांसल शरीर हो जाएगा लेकिन छरहरा होगा, स्थूल शरीर नहीं होगा। स्थूल शरीर नहीं होगी। क्या आप लोगों में से किसी का लग्नेश का राशि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है? मेरा नहीं बैठा है। हमारे एक परिचित का बैठा है सारे। क्या? हमारे एक परिचित का बैठा है। तो क्या वो थोड़ा छरहरा टाइप के हैं, लंबे टाइप के हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सूत्र लग रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल लग रही है सारे। हम सबों को पूर्व की जो बेसिक की कक्षाएं हैं या पूर्व में जो राशियों की लंबाई वाली राशि, दीर्घ राशि, लघु राशि, सम राशि हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ राशियों का मान लंबा होता है, कुछ राशियों का मान छोटा होता है, कुछ राशियों का मान लगभग 5 घटी का होता है। 5 घटी का हुआ तो मतलब लग्न लगभग 2 घंटे का हुआ। कोई कोई लग्न छोटा होता है, कोई कोई लग्न बड़ा। क्या आप लोगों को ज्ञात है कि कौन सा लग्न लंबा होता है, कौन सा लग्न छोटा होता है? यदि नहीं है तो आप लोग ज्ञात कीजिएगा। तो यदि लग्नेश दीर्घ राशि में बैठते हैं तो व्यक्ति लंबा होता है। यदि लग्नेश जो छोटा राशि है, जिसकी दूरियां कम होती है, जो 2 घंटे से कम के समय का होता है, 4 घटी के आसपास का होता है, व्यक्ति थोड़ा लंबाई में कम होता है, मध्यम कद का होता है। आप लोगों को जब भी छोटा बच्चे का जन्म होता है तो खास करके कर्मकांडी पंडित जी को यह प्रश्न कम से कम न प्रतिदिन तो सप्ताह में एक बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। सप्ताह में 1 से 2 बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाँ पंडित जी बतलाइए बचवा का स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा ना। जी पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है कि नहीं? जी गुरुदेव, पूछा जाता है। तो क्या उस समय आप अब ग्रहों की दशा देखेंगे? जी संभव नहीं है। वह नहीं, सिर्फ लग्नेश उस समय सिर्फ किसे देखना है? लग्नेश देख करके बता दिया। लग्न और चंद्रमा। हाँ जी, आपका भी कहना सही। तो एक ही इसका सूत्र है सामान्यतः निरोगी जीवन का, जो हम लोगों ने पूर्व में एक सूत्र पर तो चर्चा कर लिया। एक सूत्र पर हम लोगों ने चर्चा किया कि लग्न, पहले लग्न कुंडली में लग्नेश किसी भी भाव में हो, शुभ ग्रह से प्रभावित हो, शुभ युक्त हो या शुभ दृष्ट हो, एक और अपने स्व नवमांश में हो, यानी कि अपनी ही राशि में नवमांश कुंडली में हो, तो सामान्यतः व्यक्ति ओवरऑल एवरेज, ऑन एवरेज स्वस्थ होता है। एक सूत्र तो यह हम लोगों ने पूर्व में पढ़ लिया। दूसरा सूत्र, यदि लग्न यानी कि यह है, इस पर केंद्रीय प्रभाव शुक्र का भी है, बुध का भी है, लग्न में शुभ चंद्रमा भी है, किसी भी पापा ग्रहों से युद्ध दृष्टि नहीं है, हाँ केतु से है,
तो केतु अकेले उतना नुकसान नहीं करते, लेकिन केंद्र में शुक्र भी है, केंद्र में बुध भी है, केंद्र में चंद्रमा भी शुभग्रह है, 3 शुभग्रह केंद्र में है। लग्न अच्छा हो गया। लग्नेश भी नैसर्गिक, बुध को यहाँ पर नैसर्गिक शुभग्रह कहा जाएगा, क्योंकि बुध देव किसी भी ग्रह से युक्त नहीं है। तो लग्न और लग्नेश दोनों ही शुभग्रह के द्वारा युक्त हो गया। चंद्रमा भी शुभ युक्त हो गया। 3 चीज देखे जाते हैं ओवरऑल के लिए। ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए क्या क्या देखे जाएंगे? सूर्य देखे जाएंगे, चंद्रमा भी देखा जाएगा, लग्न देखा जाएगा एवं लग्नेश देखा जाएगा। ये चारों चीज देखे जाएंगे। क्या क्या देखा जाएगा? लग्न, सूर्य, चंद्र और लग्नेश। हाँ, अगर ये चारों शुभ प्रभावित हैं तो सामान्यतः व्यक्ति निरोगी जीवन जीता है। अब यहाँ पर चंद्रमा एवं लग्न, लग्नेश सब ठीक हो गया। अब रह गए चंद्रमा भी ठीक हो गया, लग्न भी ठीक हो गया, लग्नेश भी ठीक हो गया। अब सूर्य को देख ले, तो सूर्य 8वें भाव में है, अलग बात है, किसी भी भाव में। मंगल से युक्त हैं। क्या मंगल पापक ग्रह है? तो मंगल दशमेश हैं। दशमेश आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आयु बढ़ाने का काम। और पंचमेश भी है। ये उकारक ग्रह हो गए। तो दशमेश और पंचमेश यदि कोई पापाग्रह ही होता है तो अपापक तो गुण नहीं रहता, उसमें शुभता आ जाती है। इसलिए मंगल शुभ युक्त हो गया। मंगल शुभ युक्त है। अगर यह शनि की राशि में है तो शनि से तत्कालिक मित्रता है। ये तो नैसर्गिक मित्रता ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड के लिए है, लेकिन इनके लिए सूर्य शनि में क्या है? शत्रुता है या मित्रता है? वह तत्कालिक मित्रता देखी जाएगी। तो शत्रु और तत्कालिक मित्र समता की स्थिति हो गई। इसलिए लग्नेश अपने सम राशि में बैठे हुए हैं, अपनी शत्रु राशि में नहीं। अगर हम कहते हैं कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो यह क्या हो गया? नया ज्योतिष सीखने वालों के लिए हो गया ना। जो विद्वानगण होते हैं ज्यादातर वह किस चीज पर सुझाव देते हैं? तत्कालिक मित्रता, मतलब पंचधा मैत्री का ज्यादा सुझाव देते हैं या नैसर्गिक मित्रता की? पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री की। तो यहाँ पर सूर्यदेव अपने समराशि में हो गए। मंगल भी समराशि में हो गए। अच्छा ही हुआ। अब यह अष्टम भाव में सूर्य हैं, तो ये लग्नेश नहीं है। ये लग्नेश नहीं है, सूर्य है। और यह इनका लग्न जो है, सूर्य जहां बैठता है वह लग्न स्वयं अपने आप में हो जाता है। यह भी लग्न ही है। सूर्य जहां बैठे वह भी लग्न है, चंद्रमा जहां बैठे वह भी लग्न है, और लग्न तो लग्न है। तो यदि सूर्य लग्न है तो दशमेश के साथ में बैठा हुआ है सूर्य। लग्नेश, सूर्य जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेश दूसरे भाव में चला गया। तो लग्नेश यदि दूसरे भाव में जाता है अच्छा ही। अब भाग्य भाव का फलादेश होगा तब नु गड़बड़ होगा कि हाँ भाई भाग्य भाव में अष्टमेश बैठा हुआ है, या भाग्य भाव से 12वें भाव का स्वामी बैठा हुआ, वहां लगता। तो सामान्यतः इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा रहेगा। और अच्छा है भी, और अच्छा रहेगा। है भी। अब हम लोग, हालांकि बहुत प्रकार के स्वभाव होते हैं,
अलग अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति के मन में दया की भावना होगी कि नहीं, व्यक्ति के मन में दया की भावना होगी कि नहीं होगा, यह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दयावान होगा कि क्रोधी होगा, अक्सर लोग पूछ लेते हैं। यह लग्न से ही देखे जाते हैं, लग्न कुंडली में ही देखे जाते हैं। और क्रोध किसे आता है? व्यक्ति को किस ग्रह के कारण क्रोध आता है? मंगल के कारण। मंगल। और क्षमा किस ग्रह के कारण होता है? चंद्रमा। सूर्य। क्षमा के प्रमुख कारक ग्रह जो होता है वह सूर्य, बृहस्पति। वो तो ज्ञान देते हैं। सूरज बताया। सूर्य राजा है ना, क्षमा कौन करेगा? राजा नहीं करेंगे। क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मंत्री को, मंत्री को, कि सेवक को, कि सेना को, कि राजा को? राजा को। राजा को क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए ग्रहों की सभा में सूर्य देव राजा हैं। ग्रहों की सभा में सूर्य देव राजा है। राजा हैं। तो यदि जल तत्व की राशि में, यदि जल तत्व की राशि में सूर्य देव बैठे हुए हों, आप लोग देखेंगे कुंडली में, किसी के भी कुंडली में हो सकता है, जल तत्व की राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हों, किसमें? तो वृश्चिक में सूर्यदेव हो या मीन राशि में सूर्यदेव हो और मंगल से दृष्ट हो, और मंगल से दृष्ट हो तो व्यक्ति काफी क्षमाशील होता है। अब कहेंगे कि कर्क राशि एक क्यों छोड़ दी गई? तो यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे और मंगल के द्वारा देखे जाएंगे तो मंगल की तो नीच राशि हो गई ना। तो फलादेश बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। अगर मीन राशि को देखेंगे तो मित्रवत वाली राशि हो जाएगी, वृश्चिक राशि को देखेंगे तो उनकी स्वराशि की, यानी कि ऊर्जा भी मिली, क्षमाशीलता भी। और भी सूत्र हो सकते हैं। क्षमाशील के एक ही सूत्र नहीं है, और भी हैं। आप देखेंगे दयावान या क्षमाशील, उदार, बात लगभग एक ही है, एक दूसरे के सभी संपूरक है या अलग अलग है? संपूरक है। संपूरक है। तो प्रमुख इसके एक दो सूत्र और हैं। यदि लग्नेश एवं चतुर्थेश, यानी कि लग्न भाव, लग्न भाव एवं चौथा भाव का किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध हो तो व्यक्ति क्षमाशील होता है, उदार होता है। धन संपदा तो मिलती ही है, बढ़ती ही है, यह अलग बात है, लेकिन व्यक्ति क्षमाशील होता है। इसके शत्रु कम होते हैं। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है उसके शत्रु कम होते हैं या अधिक होते हैं? कम होते हैं। कम होते हैं। आप लोगों में से क्या किसी व्यक्ति के लग्नेश एवं चतुर्थेश का, लग्न भाव का और चौथे भाव का किसी भी प्रकार का संबंध है? यह जो कक्षा चल रही है, यह कक्षा बहुत पुरानी हो गई, कई महीनों से चल रहा है। आप लोगों को बेसिक नियमों के बारे में काफी कुछ ज्ञात हो गया। अगर इसी कुंडली में शुक्रदेव यहाँ होते और चंद्रमा यहाँ होता तो दयावान वाली बात है, या चंद्रमा यहाँ पर हैं और शुक्रदेव यहाँ होते तो परस्पर दृष्टि पड़ती, तो परस्पर दृष्टि पड़ती तो यह ज्यादा प्रभावी हो जाता। परंतु चंद्रमा से 10वें शुक्र है और शुक्र से चौथे चंद्रमा है। हम लोगों ने शायद पुरानी कक्षाओं में कभी जिक्र किया था कि
यदि कोई ग्रह किसी ग्रह से 10वें होता है, वह उस ग्रह को प्रभावित करता है। नहीं, 10वें नहीं, कोई भी ग्रह जिस ग्रह से चौथे होता है उस ग्रह को प्रभावित करता है, यह नियम है। भले दृष्टि उसकी हो या नो न हो, हर ग्रह अपने से चौथे ग्रह को प्रभावित करता है। हर ग्रह अपने से चौथे भाव को प्रभावित करता है। तो यहाँ शुक्र जो चतुर्थेश है वह लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ दयाशीलता उदारवान की बात आएगी। आप लोग देखें, क्या आप लोग के कुंडली में चतुर्थेश एवं लग्नेश का किसी भी प्रकार का संबंध है? ये आपके किसी मित्र का है? है मेरी कुंडली में, पर चतुर्थेश और लग्नेश एक ही है। बृहस्पति धनु लग्न में 12 नंबर राशि चौथे हाउस में आ गई, वहीं बैठ गए बृहस्पति। दोनों तो एक ही हो गए, तो कुछ ना कुछ तो क्षमाशीलता या उदारवादिता आप में होगी ही होगी। हाँ है, काफी है। हाँ जी, काफी ज्यादा है। दूसरों की हेल्प करने का मतलब रहता है मेरे को। अगर चौथा भाव पाप प्रभावित बिल्कुल ना हो, अब आते हैं हल्के से, यदि चौथा भाव बिल्कुल पाप प्रभावित ना हो तो भी व्यक्ति क्षमाशील होता है, उदारवान होता है। इस कुंडली में चौथा भाव शुभ प्रभावित है, क्या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? तो राहु की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, किसी की भी दृष्टि नहीं है। चौथा भाव क्या पाप प्रभावित है इसमें? नहीं कुछ। तो यह हुआ कुछ उदारवादी स्वभाव के हम लोग सूत्र पढ़े। क्या आप लोगों में से किसी व्यक्ति की कुंडली में या आपके मित्र मंडली में किसी की कुंडली में गुरु एवं शनि की युति है? जी गुरु जी है? हाँ है गुरु जी। क्या अंशात्मक मान ज्यादा करीब है? नहीं गुरु जी, गुरु का 2 है और शनि का 18 है। तो अंशात्मक मान में कितने अंशों की दूरी हो गई? 16 की होगी। तो 16 का हो गया था, क्या यह युति प्रभावी मानी जाएगी? नहीं गुरु जी, नहीं माना जाएगा ना जी। हमारे परिचित की है आचार्य जी। परिचित की हो चाहे किसी, गुरु हाँ एवं जी। शनि, अगर गुरु एवं शनि की युति किसी की कुंडली में हो, ये सभी लग्न का ही हम फलादेश कर रहे हैं, किसी भी भाव का नहीं, व्यक्ति के स्वभाव का हम फलादेश कर रहे हैं। जो साधारणतया हम लोग गांव में रहते हैं और किसी के यहाँ छोटे बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, तो फौरन आते हैं, पूछते हैं कि हाँ पंडित जी, हाँ गुरु जी, बोलो जाओ लड़कवा के जीवन धर्म कैसा है कैसा है, हो कैसा है, मतलब पैसा देंगे। कुछ पैसा क्या दे रहे हैं उसको छोड़िए, कितना भी कुछ बोल दीजिए, उनके प्रश्न समाप्त होते ही नहीं है। प्रश्नों की झड़ी लग जाती है, सैकड़ों प्रश्न पूछ देते हैं। तो वहां पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाँ गुरुजी, लइकवा आलसी उलसी नहीं होगा ना, धुरंधर बनेगा ना, फुर्तीबाज होगा कि आलसी, फुर्तीबाज होगा कि आलसी। आलसी। तो वहां पे सीधे देखते हैं हम लोग कि गुरु शनि की युति तो नहीं है कुंडली में कहीं किसी भी भाव में। यदि गुरु शनि की युति है, अंशात्मक मान खास करीब है, तो व्यक्ति आलसी होता है,
व्यक्ति आलसी आलसी। अगर गुरु शनि की युति भी हो तो अंशात्मक मान थोड़ा कम कम भी हो, और किसी पापग्रह से वह युति दृष्टि भी हो जाए तो और ज्यादा थोड़ा आलसी हो जाता है। लग्न जितना अशुभ प्रभावित होता है व्यक्ति उतना ही आलसी होता है। लग्न जितना अशुभ प्रभावित होगा उतना ही व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में कम उम्र में ही बाल सिर से झड़ने लगते हैं। गंजापन आने लगता है। उसके लिए क्या योग हो सकते हैं? बार में राहु और मंगल गुरु भी सही है। जिनका सूर्य ज्यादा मजबूत होता है उनके भी देखा है ऐसे वैसे, बाकी पता नहीं वैसे योग। सिंह लग्न हो, सिंह लग्न हो और मंगल केतु लग्न में है। सिंह लग्न हो मंगल केतु लग्न में है। और भी कई सूत्र हो सकते हैं। धनु लग्न हो या वृषभ लग्न हो, और यानी कि लग्न में 9 नंबर की राशि हो या 2 नंबर की राशि हो, और किसी भी पापग्रह से देखे जाता हो लग्न तो भी कुछ व्यक्ति के स्वभाव में यह भी पाया जाता है। हालांकि यह तो दूसरे भाव का फलादेश है, लेकिन याद आ गया तो कर ही लेते हैं, स्वभाव पर ही चर्चा हो रही है तो। यदि दूसरे भाव आप लोग देखें कि आपके दूसरे भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में। स्थिर 8वें भाव में है। 8वें भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि। स्थिर राशि। चर राशि जो होता है वह 1 4 7 10, स्थिर राशि 2 5 8 11, द्विस्वभाव 3 6 9 एवं 12। इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी किस राशि में बैठे हुए हैं? स्थिर राशि में। स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति जिसके दूसरे भाव के स्वामी स्थिर राशि में होते हैं वह व्यक्ति धीरे धीरे भोजन करता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि नैसर्गिक पापग्रह से युक्त या दृष्ट होता है तो भी व्यक्ति धीरे धीरे खाता है। अब आप लोग देखें कि आपके दूसरे भाव के स्वामी चर राशि में है कि स्थिर राशि में है, क्या यह सूत्र आप लोगों पर लागू होता है कि नहीं? गुरुजी मैं तो बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, लेकिन मेरा दुस्वभाव में है। अच्छा, तो द्विस्वभाव में है तो दूसरे भाव के स्वामी का अंशात्मक मान कितना है? दूसरे अगर हाँ, द्विस्वभाव में है 5 डिग्री 5 डिग्री है ना जी।
तो ये तो अगर मान लिया जाए कोई भी हो, अगर द्वि स्वभाव राशि यह हो गया, अगर 9 नंबर की राशि में चाहे किसी भी राशि में, तो यहाँ 0 से शुरू होगा, यहाँ 30 तक होगा। यहाँ इधर चर है, इधर हाँ, और इधर स्थिर है। तो 15 अंशों से पहले स्थिर का गुण रहेगा और 15 अंशों के बाद में चर का गुण बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपका है यह स्थिर वाला गुण ज्यादा देगा कि कि द्वि स्वभाव में चला है, द्वि स्वभाव की इधर भी उधर भी, तो किधर जाएगा वो? तो अंशात्मक मान में देखें, यदि 15 अंशों से कम है तो स्थिर का गुण, और 15 अंशों से ज्यादा है तो चलो। अब यह नियम आप पे लागू हो गया। जी गुरुजी। द्वि स्वभाव है, दोनों में कौन हो सकता है? कोई तो एक ही होगा ना। जी गुरुजी। तो वह अगर 15 से कम है तो स्थिर राशि, और 15 से ज्यादा है तो चर राशि। क्या व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव कैसा होगा? आंतरिक गुणधर्म, चारित्रिक गुणधर्म कैसा होगा? चारित्रिक विशेषता कैसी होगी? यह लग्न से ही देखा जाएगा ना। जी। तो इसके लिए लग्न को न देखकर चंद्रमा को देखें, क्योंकि चंद्रमा ही मन है और मन के अनुरूप ही आंतरिक मन ही हमारे आंतरिक चरित्र का द्योतक होता है। तो देख ले कि चंद्रमा B30 में किस राशि में है? वो सात्विक राशि में है कि राजसिक राशि में है कि तामसिक राशि में है? यानी कि रजोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। यह हो गया सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। तो चंद्रमा त्रिशांश कुंडली में जिस प्रकार से होता है, वैसे उनके आंतरिक स्वभाव होते हैं। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में व्यक्ति के चरित्र के बारे में काफी कुछ समझने का प्रयास किया। यदि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। और हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, शायद हमने कल इस कक्षा में नहीं कहा था, तो मैं बतला रहा हूं कि हमने कल एक नियम बनाया। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और नियम बना देना आसान है, लेकिन अनुपालन यदि नहीं किया जाए तो हम सबों को नुकसान होता है। और हमने काफी सोच विचार कर हमने विचार बनाया कि कक्षाएं गुरु दक्षिणा के आधार पर चलती है, यह तो उत्तम बात है। लोग अपने स्वेच्छा से जब जैसे होता है अपने सुविधा से देते रहते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जैसे दे रहा है ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। उस पर हम किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, और यह हम चाहते हैं कि यह निश्चित रूप से आप सबों के द्वारा उस पर अमल किया जाए। पहला बात यह है कि सभी सदस्य निश्चित रूप से महीने में 2 बार, महीने में 2 बार समूह में अपनी बातों को जरूर लिखे, किसी न किसी कक्षा को बात में ध्यान में रखते हुए। और दोनों में अलग अलग प्रकार से लिखें। एक में सकारात्मक और दूसरा में आलोचनात्मक बातें। यदि सकारात्मक बातें लिखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और नकारात्मक बातें लिखते हैं तो हम अपने कमियों का सुधार करते हैं। तो जब हम अपने कमियों का सुधार करेंगे, त्रुटियों का सुधार करेंगे, लाभ किसको मिलेगा?
हम सबको मिलेगा गुरुजी। अगर आप आलोचना ही करते हैं, अगर हम उस आलोचना को एक अच्छे कायदा से स्वागत करते हैं, तो हम अपनी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो जब हम अपनी त्रुटियों का सुधार करेंगे तो लाभ आप ही को मिलना है। तो कौन है, छोटा सा बच्चा है, नादान है, वह भी अपने लाभ के लिए बेचैन रहता है। हम सब तो वयस्क हैं। कक्षा के एक सदस्य साहब हैं, अभी सामने सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हरे रंग का वो नीले रंग का शर्ट भी पहने हैं। उनका कहना है कि एक लड़का है, बच्चा है मेरा, वो कहता है कि मैं 5 मिनट समय मैंने लगाया, ठीक है, तो उसके एवज में मुझे क्या मिला? यदि कुछ मिलता है तो मैं समय लगाऊंगा, यदि नहीं मिलता है तो मैं समय नहीं लगाऊंगा। यानी कि लाभ चाहता है वह 10-20 वर्ष का लड़का है, 20-25 वर्ष का लड़का है, हम लोग तो कम से कम उससे बड़े हैं, तो लाभ तो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे कि लाभ होगा? तो यदि आलोचना करने से ही लाभ मिलती हो तो आलोचना क्यों ना करें? तो कम से कम एक बार कर लो कि कक्षा में इस प्रकार की सुधार होनी चाहिए, चाहिए जो पढ़ाई हुई यह सूत्र हमें समझ में नहीं आया, इसकी पुनरावृत्ति की जाए, यह आलोचना हुआ। यदि समालोचना क्या हुआ, यदि कोई बात पढ़ते, जैसे अभी क्लास में चर्चा हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे मित्र की कुंडली है, हम ठीक है, तो उनका बदन क्या छरहरा टाइप का है, तो हाँ है, यह सकारात्मक बातें हो गई, यह बातें सकारात्मक हो गई। तो सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू से व्यक्ति पूरा होता है, किसी भी एक पहलू से कोई पूरा नहीं होता। इसलिए यह मेरा विचार है। अब हम बोनी जी से प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या यह जो हमने सोचा है कि यह नियम रहे, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? प्रणाम गुरुजी, एवं सभी सहपाठी गणों को भी प्रणाम। ये अच्छा नियम है गुरुजी, और इससे यह भी पता चलेगा कि हम नियमों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि सुन तो लेगा लेकिन समझे नहीं। तो यह नियम लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी गुरुजी। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद में सभी सदस्य कम से कम महीने में 2 बार, हालांकि अधिक से अधिक बार आप प्रतिक्रिया लिखे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कम से कम 2 बार विषय वस्तु को लेकर, कक्षा में पढ़ाए गए विषय वस्तु को लेकर अपने विचार दें। क्योंकि सकारात्मकता कायदा कुछ दूसरे ढंग का भी हो जाता है, सीधे क्लास की वस्तु का विचार न करते हुए सामने वाले की बड़ाई वाली बात लिख दे, बोल दे, वह भी समालोचना हो जाता है। तो वह समालोचना उतना अच्छा नहीं है जो विषय वस्तु को लेकर समालोचना किया जाए, या आलोचना विषय वस्तु